नमस्कार दोस्तों। आज यानी 27 दिसंबर 2016 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ एनालिसिस है। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नज़र डालते हैं, देखिए फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ है अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच से रिलेटेड। देखिए हुआ क्या था, यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट हुए थे 2015 में, उनमें से कुछ लोगों को आईआरएस मिला। आईआरएस में भी दो सर्विसेज डिवाइड होती हैं। एक होता है सीबीडीटी, जिन लोगों को 2015 में आईआरएस मिला था। सीबीडीटी मतलब जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, इनकम टैक्स में आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो और दूसरा है आईआरएस में दूसरी सर्विसेज है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसमें सर्विस टैक्स आता है, कस्टम टैक्स आता है, एक्साइज टैक्स आता है। तो आईआरएस जो है हमारा दो सर्विसेज में डिवाइडेड है। तो अब क्या है, 2015 में जो लोग जिनको ये सीबीसी मिला था, आईआरएस की सीबीसी सर्विस मिली थी, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो उनकी ट्रेनिंग को संबोधित करते हुए अरुण जेटली जी ने स्पीच दी और उन्होंने कुछ बातें बोली जो हमने सुबह भी डिस्कस करी थी। तो कौन कौन सी बातें इन्होंने बोली? इन्होंने जो नए ऑफिसर्स को कहा कि देखिए आप में अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए, और कुछ बातें टैक्स से रिलेटेड कही कि कम टैक्स होएगा तो लोग ज़्यादा भरेंगे। जो सुबह मैंने गलत से बोला था, वो लफारे कर बोलता था, गलती से मैंने फिलअप कर बोला था। और उसके बाद में देखिए इन्होंने कहा कि पहले लोग टैक्स नहीं भरते थे बिल्कुल भी। एक कॉमर्शियल स्मार्टनेस माना जाता था इस चीज़ को, यानी अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकल हो। लोगों को पता ही नहीं था कि टैक्स देना एक सिटीजन की ड्यूटी है, पता होता था देखिए, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता था इस चीज़ को। तो जेटली जी ये कहना है कि अब एक तरह से सीरियसनेस आ रही है लोगों के अंदर में। और दूसरा चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी ये कहते हैं कि ऑफिसर्स को कि हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिकली नहीं है। आज का टाइम है वो ग्लोबल टाइम है। ग्लोबल टाइम है तो हमारा कंपटीशन दूसरी कंट्रीज के साथ में है और हमें एक तरह से बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है। इस तरह की बातें कही जेटली जी ने। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे एक दस्तकारी इस तरह का कुछ है, कोलैबोरेशन हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में। कौन कौन से हैं? इंडिया और ईरान। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये 32वां दस्तकारी ये कोलैबोरेशन हुआ था। और इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट सी, वो आप बताइएगा। बोल सिंगर्स और चाउ डांस इस तरह का कुछ है। तो ये कहाँ से होता है बताइए? चाउ डांस कहाँ किया जाता है और बोल सिंगर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वेस्ट बंगाल से होते हैं, उड़ीसा से, कहाँ से होते हैं ये? तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं यूपीएससी वाले। जो चीज़ सुर्खियों में होती है वो पूछ लेते हैं कि बिल्कुल देखिए, यूपीएससी जो भी पूछती है कुछ ना कुछ लॉजिक तो उसका होता है, ऐसे उठा के कुछ भी नहीं पूछेगी। ऐसे तो जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे 100 में से अगर 70-80 क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी तो कुछ ना कुछ उसका बेस होता है, वो करंट न्यूज़ में होते हैं। और आमतौर पे वो क्या यूपीएससी, देखिए ये कहने के लिए, वैसे यूपीएससी किस तरह के बच्चे प्रमोट करती है। एक रिपोर्ट आई थी जो यूपीएससी की, उसमें कहा था कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपना जो यूथनेस है वो ख़राब कर रहे हैं, यानी 6-6, 7-7 साल तैयारी करते हैं और इससे एक जो ह्यूमन पावर है, इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स की पावर है, काफ़ी ख़राब हो रही है। इसलिए यूपीएससी जानबूझ के करंट अफेयर पे और जो है इन पर फोकस करती है। इस बार आप मेंस देख लीजिए, हालांकि देखिए पैटर्न कभी भी चेंज कर देते हैं ये। हमें तो दोनों रूप से तैयार होना है, हमें तो करंट अफेयर भी तैयार करने हैं और बेसिक भी तैयार करना है, क्योंकि बस बाद के बाद यानी फ्यूचर में हम छोड़ ही नहीं सकते। जो कुछ करना है इसी अटेम्प्ट में करना है। इस तरह की आप सोच के चलिए, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। करंट अफेयर पे भी फोकस करें तो देखिए, एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, टाइम तो वेस्ट हो रहा है। करंट अफेयर पे लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ करंट अफेयर का आपको। हम क्या करने वाले हैं करंट अफेयर का? देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने से तो कर ही रहे हैं। द हिंदू का हम कर रहे हैं, पीआरएस और पीआईबी हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सट्रीम करने वाले हैं। हम सारे के सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी बढ़िया बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के नोट्स स्कैन कर लेंगे। जो कुछ भी हमसे छूटेगा हिंदू प्लस में, पीआरएस प्लस में, पीआईबी में, जो कुछ भी हमसे छूट जाएगा और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में होगा तो हम वो सब कवर कर लेंगे। यानी मेरे को नहीं लगता कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। बाकी तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो फार्मर्स से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है कि फार्मर्स जो है नोटबंदी का असर इन पर दिख रहा है। देखिए हुआ क्या है, एक तो इस बार का जो सीज़न था अच्छा था, उससे कि प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उससे होगा क्या, जो पैदावार ज़्यादा हुई है तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगाइए। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी, जो चीज़ की एक्सेस में होती है मार्केट में, तो उसके रेट कम हो जाते हैं। तो रेट कम हो गए। एक दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद में थोड़ा लोगों के पास में कैश की कमी है तो सब्जियों की डिमांड वैसे भी कम हो गई है। तो ये इन दो फैक्टर के कारण, एक तो देखिए जो प्रोड्यूस अच्छी हुई है, दूसरा नोटबंदी के कारण। तो इन दो चीज़ों के कारण में हुआ क्या है, जो फार्मर्स को जो जिस रेट पर सब्जियां उगाई गई थी, अब मान लीजिए 6 रुपये लगे 1 किलो सब्जी को उगाने में, वो रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। 4 रुपये में वो सब्जी मिल रही है। मान लीजिए 1 किलो आलू को उगाने में 6 रुपये लगे किसान के, तो अब 4 रुपये में वो मार्केट में बिक रहा है। तो इस तरह से डिमोनेटाइजेशन का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है फार्मर्स पर।
पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन किया गया था 2 पार्ट्स में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो एक सेंटर ने यह कहा था कि हम आपको पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए पैसे देंगे। तो ये देखिए कौन सी रिवर पर है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर में है, यहाँ के जो वाटर स्टाउड एरियाज है उसके लिए काफ़ी अच्छा ये रहेगा। कौन सी रिवर पर है आप ये इसे बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर है, और इसका काफ़ी दूसरे स्टेट्स के साथ भी विवाद था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आगे देखते हैं। अग्नि 5 का तो हमने सुबह एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और रेंज भी हमने डिस्कस करी थी, काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था, तो शायद अभी इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें डेटा दिया है, जैसे कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब कि अगर इसमें कम वेट डाला जाए, यानी थोड़ा सा अगर न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो ऐड किया जाए, तो ये कम से कम 8000 किलोमीटर दूर भी जा सकती है। 8000 किलोमीटर दूर जाएगी तो देखिए जो चाइना के बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनको भी अपने रेंज में रख लेगी, यानी वहाँ भी हम हमला कर सकते हैं चाइना के दूर दराज के सिटीज़ में भी, क्योंकि 8000 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये अब अपने आप में एक बड़ी सफलता है, और सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने सुबह डिस्कस किए थे इसके, और ये है देखिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म फेयर नहीं, नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड। तो इसमें तो क्वेश्चन यही बनता है कि आप बताइए कि ये नेशनल जो फिल्म अवार्ड्स हैं कौन सी मिनिस्ट्री देती हैं, और बाकी तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है। बस यही है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, वो एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं। यूपीएससी में फोकस हमेशा इंस्टीट्यूशंस पर रहता है, पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं होता, और एसएससी वगैरह में बंदों के नाम पूछते हैं, और यही डिफरेंस है यूपीएससी में और एसएससी में। आगे देखते हैं। आगे देखिए चाइना ने क्या, ये तो देखिए 2016 का एक रिकैप दे रखा है कि हमने कौन कौन से फॉरेन गन्स या फिर बंदूकें या फिर फाइटर जेट्स खरीदे। तो ये ज़्यादा डेटा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आधे जो इंपॉर्टेंट है, रफाले हमने किससे खरीदे वो अलग से है, इसमें दिए ही नहीं हुए वो, तो ये खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख लास्ट डेट है जो हमारे पुराने नोट हैं उनको जमा कराने की, उसके बाद में सरकार एक कानून बनाने की सोच रही है कि 30 तारीख के बाद में जिसके पास भी 5 से ज़्यादा पुराने नोट मिलेंगे, यानी पुराने जो 500 1000 के नोट थे वो किसी के पास में 5 संख्या से ज़्यादा मिलेंगे, यानी 6 मिलेंगे 7 मिलेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी और उन पर फाइन लगेगा। या तो उन पर 50,000 रुपये का फाइन होगा मिनिमम, या फिर उन पर इस तरह के अगर जितनी ज़्यादा नोट मिले, यानी 100 नोट मिल गए तो 95 × 5 टाइम्स इस तरह से कुछ फाइन लगाएंगे वो। तो इस तरह का कानून बनाने की सोच रहे हैं। ऐसा कानून पहले भी बनाया गया था जब 1978 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो अगला ये देख लेते हैं। देखिए चाइना जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। चाइना जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसका नाम कुछ इस तरह से है F-31 और गायरा लेफ्कोनिस टाइप से कुछ है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी ये बना रहा है बनाने दो, नाम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिए थोड़ा बहुत, ये एयरक्राफ्ट बना रहा है और वेस्ट की जो मोनोपोली है अभी तक, देखिए जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फिर हाई पावर्ड एयरक्राफ्ट हैं वो बनाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। यूएस का जो F-35 है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने अपना ये एयरक्राफ्ट बनाया है। तो अब हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास में कौन सा है। इंडिया ने देखिए इंडिजिनस ये बनाया था तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन ये 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन ये है। तो कई बार ऐसे तो सिंपल फैक्ट तो यूपीएससी पूछ लेती है कि तेजस इज ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फिर वो नीचे ऑप्शंस देंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है, 1 2 3 आर करेक्ट। तो ये देखिए नीचे देखिए रफाले जो है ये सारे के सारे नीचे वाले 4th जनरेशन है। राफेल जो है फ्रांस का 1986 में आया था फर्स्ट फ्लाइट। हमारे वाला HAL तेजस ये इंडिया का 2001 में, F2JF जो 17 जो है, और ये चाइना ने पाकिस्तान को दिया था शायद। तो इस तरह से ये है, आप थोड़ा सा बस इसमें जनरेशन याद रखिएगा। हमारे वाला तेजस जो है 4th जनरेशन है और चाइना ने अभी जो बनाया है वो 6th जनरेशन है। तो ये तो देखिए बस वही है, एक स्टेटमेंट दी जो अरुण जेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं उन पे टैक्स लगेगा। तो शेयर मार्केट तो आपको पता ही होगा इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर उनको इकोनॉमी अच्छी लगती है, उनको लगता है कि इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो उनको फायदा होगा शेयर मार्केट में, तो आगे जाती है। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि टैक्स लग सकता है, तो एक तरह से जो सेंसेक्स है वो कम होना स्टार्ट हो गया, और जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनमें एक डर उत्पन्न हो गया, तो वो अपने शेयर्स उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे जो नीचे न्यूज़ है वो है देखिए जैसे चाइना हमारे अंदर स्टील के प्रोडक्ट्स की एंटी डंपिंग करती है, तो हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। यानी चाइना मान लीजिए अपने सस्ते खिलौने भेजता है हमारे इंडिया के अंदर में, और उसी के खिलाफ हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी WTO के अंदर यह मान्य है। ये होता क्या है, अगर कोई कंट्री जैसे अब चाइना के अंदर देखिए कोई खिलौना बना है 100 रुपये का, लेकिन वो इंडिया के अंदर वही खिलौना बेच रही है 75 रुपये का,
तो इससे तो यही है ना, साफ साफ वो सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ पे अपने खिलौने पे ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ाएं इंडिया के अंदर में। होगा क्या, देखिए वो इतने सस्ते खिलौने 75 रुपये में, 100 में उनके बन रहे हैं, फिर भी 75 में हमारे देश में बेच रहे हैं। इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि पहले वो हमारी मार्केट को खत्म करेंगे। जितने भी जो खिलौने बनाने वाले हैं हमारे देश के अंदर में, उनको पहले वो खत्म कर देंगे, फिर अपने खिलौने का जो रेट है 75 से बढ़ा के 200 कर सकते हैं, मोनोपोली जब उनकी हो जाएगी। तो इसी को हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, ताकि हमारे देश में जो लोग खिलौने बनाते हैं उनकी भी तो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी भी तो लाइवलीहुड की बात है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं कि आप अपना जो माल है यहाँ पे इंडिया में डंप मत कीजिए, यानी जितने का प्रोड्यूस हो रहा है उससे भी सस्ता मत बेचिए। तो इसलिए हम इन पे ड्यूटी लगा देते हैं। अगर वो 75 का बेच रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर में, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के ऐसा कुछ कर देंगे कि वो 125 से 130 का होएगा और हमें टैक्स भी मिलेगा। तो बात ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि यही आरोप इंडिया पर भी लगा है, यानी यूरोपियन यूनियन ने इंडिया पर आरोप लगाया कि आपके जो आप जो अपने आयरन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अंदर में डंप कर रहे हो। और साउथ कोरिया ने भी यही कहा कि जैसे यूक्रेन, वियतनाम, इंडिया जैसे कंट्री हैं, वो जो आयरन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेरो, सिलिको, मैग्नीशियस, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अंदर डंप कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने जांच की बात कही है। उसी हिसाब से टेलीकॉम जो कंपनीज के बीच में वार की बात है, इसमें जियो, रिलायंस जियो आया, रिलायंस जियो ने सारी की सारी मार्केट को हिला के रख दिया। बस ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का इसमें इवैल्यूएशन किया गया है। इस साल कई सारे इशू सुर्खियों में रहे, जैसे कि फेसबुक बेसिक्स को रिजेक्ट कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। और दूसरा इसमें इशू आया था कि रिलायंस जियो की जब एंट्री हुई तो बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे जैसे आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, इन्होंने जो थे वो पॉइंट प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। जैसे मतलब आनाकानी की, जैसे कोई रिलायंस वाला कॉल करता है किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास में, तो उनको इंटरकनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, तो कॉल नहीं मिलती थी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के तहत में। तो इसीलिए ट्राई ने कार्रवाई करी और 3050 करोड़ का टैक्स लगाया। बाद में बाकी कंपनीज ने ट्राई को कहा कि आप रिलायंस का फेवर कर रहे हैं, तो बाद में ये मामला सुलझा लिया गया। तो इस तरह से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए यूज़ हो सकते हैं। बाकी तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सारे के सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, सब के सब अब ये क्या कर रहे हैं, कॉल तो बिल्कुल फ्री ही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्री के जैसे जो कॉल रेट्स दे रहे हैं। लेकिन जो आने वाले टाइम में चलेगा वो चलेगा वार सिर्फ डेटा काम, यानी इंटरनेट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह की बात ये लिख रहे हैं इस आर्टिकल में। तो मेंस के लिए कुछ ना कुछ काम आ सकता है। अब देखिए अफ्रीका हमारा हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा से रिवाइज करेंगे, एक दो चीज़ हमारी जो रह गई होगी वो कर लेंगे। तो आज से हम साउथ अफ्रीका का थोड़ा पॉलिटिकल मैप डिस्कस कर लेते हैं, कल से थोड़ा फिजिकल देखेंगे। ये देखिए साउथ अफ्रीका में ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर कोलंबिया है, इक्वाडोर है। इक्वाडोर आपको पता होगा, इक्वाडोर की एम्बेसी में जो जूलियन असांज है वो हैं, जिन विकीलीक्स का जो आरोप था वो इनकी एम्बेसी में है यूके के अंदर में। यहाँ पे पेरू है, बोलिविया है, नीचे चिली है, चिली में यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, और अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो है, ये सारे के सारे देश फुटबॉल में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। प्रागवे, उरुग्वे, और यहाँ पे देखिए वेनेजुला आपको पता होगा, इस देश ने भी डिमोनेटाइजेशन लगाया था और काफ़ी दंगे होने के बाद में इन्होंने स्टेप वापस ले लिया था। यहाँ पे गुइना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुइना है। तो इस तरह से ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं। तो थोड़ा थोड़ा और भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बस आप ये देख लेना कौन कौन से पॉलिटिकल कंट्रीज़ हैं। दोबारा से बताता हूँ एक बार, इक्वाडोर है, पेरू है, यहाँ पे बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पराग्वे, दोनों भाई हैं ये, और ब्राज़ील है, और गुइना, सूरीनेम, फ्रेंच गुइना। तो अब क्वेश्चन ये आता है इसमें कि जो इक्वेटर लाइन है वो कहाँ से जाती है। देखिए इक्वेटर लाइन तो यहाँ से जाती है, जो हमारा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये देखिए ऐसे जाएगी हमारी जो है वो लाइन इक्वेटर वाली। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देश से जाएगी। और क्वेश्चन अगर ये आए कि जो दूसरे वाली लाइन है कैप्रिकॉन वाली, वो कहाँ से जाती है, तो वो यहाँ से जाती है। देखिए चिली, और फिर जाती है बोलिविया, फिर प्रागवे और ब्राज़ील, ऐसे जाती है। 4 देशों से शायद ये जाती है। बाकी आप अगर दोबारा से कुछ गलती हो तो प्लीज़ बता देना। और उसके बाद में देखिए जो कैंसर की लाइन है, लाइन ऑफ कैंसर, वो यहाँ से साउथ अमेरिका से पास नहीं होती। तो 2 ही लाइनें हैं, तो यही इसी पे क्वेश्चन बनेगा। इक्वाडोर, कोलंबिया और इस पे जाती है। तो कई बार वो पता कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, कई बार ऐसे पूछते हैं कि नेम द कंट्री थ्रू विच द लाइन ऑफ कैप्रिकॉन पासिस, मतलब ऐसे देश का नाम बताइए जिसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉन आधे आधे पार्ट में डिवाइड करती है। फिर कुछ घास का मैदान दे देंगे जिसमें कैंपोज ग्रासलैंड्स है, या फिर कुछ इस तरह के फैक्ट्स दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये लाइन जाती हैं। अफ्रीका के तो आपको याद हो ही गए होंगे, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। G7 मेंबर्स, G7 की ऑर्गेनाइजेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 7 मेंबर्स इसके हैं। पहले G8 हुआ करती थी, रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए यूक्रेन में जो क्राइसिस हुए थे, क्रीमिया को कहते हैं कि क्रीमिया पर जो रेफरेंडम के बाद में रशिया में शामिल कर लिया गया, तो उसके बाद में ये रशिया को निकाल दिया गया G8 से, और काफ़ी सैंक्शंस भी उन पर लगाए गए। तो अभी कौन कौन से कंट्रीज जिसमें है, कनाडा है, US है,
और उसके बाद में यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं इसमें G7 में। अच्छे अच्छे अमीर अमीर देश ये हैं और डेवलप्ड कंट्री हैं, कनाडा भी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, और यूरोपियन यूनियन में भी इसमें आता है पार्टिसिपेट करने मीटिंग्स में। और देखिए IMF कहता है कि इनकी एडवांस्ड इकोनॉमी है और पूरी वर्ल्ड का 64% तो धन इन्हीं के पास में है। और इनका जो है जो नेशनल वेल्थ और HDI इंडेक्स यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उनमें इन्हीं कंट्रीज़ के इंडिकेटर्स काफ़ी हाई हैं। और ये पूरे वर्ल्ड की GDP का 46% है। बस इस तरह की थोड़ी बातें हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई खास इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं। देखिए प्री में काफ़ी आसान क्वेश्चन आएगा और मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंस में इस तरह का आ सकता है कि G20 या फिर G7 जैसे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन पे होलिस्टिक क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं आएगा मेंस में कभी भी कि टेल अस समथिंग अबाउट द G7, नहीं, ऐसे कभी नहीं आता। दूसरा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये सारे कंट्रीज़ तो हमने डिस्कस कर ही लिए कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं। समिट आ सकता है इसमें, कौन कौन से समिट हैं। 2015 का जो समिट हुआ था वो जर्मनी के अंदर, और इस साल का जो मई में हुआ था वो जापान के अंदर हुआ था, और अगले साल का जो समिट होगा 2017 का वो इटली के अंदर होएगा। ये देखिए सिल्सली जो भी आइलैंड का नाम है ये। तो बस यही है, G7 कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी करने के लिए हमने कवर कर लिया इसको। अब इंटरनेशनल रिलेशन जून की हमारी सीरीज चल रही है। कल हमने पॉलिटिकल जो पॉलिटी डिस्कस करी, आज जून के करंट अफेयर के थोड़े हम ये डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर संग्राइल जो है सारे के सारे लिख लिए, 4-5 से जितने हैं। देखिए एक तो है संघाइला जो डायलॉग है, ये किसके लिए होता है? संग्राइला है, स्पेलिंग देख लेना सही है क्या। देखिए ये होता है कि ये जो 28 कंट्रीज एशिया पैसिफिक के 28 देश एक साथ आते हैं और सिंगापुर में ये डायलॉग होता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ये डिस्कस करते हैं तो हमेशा सिंगापुर में ही होता है। सिंगापुर में एक जगह है संग्राइला, होटल का नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है संग्राइला। तो इसमें पूरे के पूरे जो इस रीजन के एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। ये स्टार्ट किया था 2002 में स्टार्ट किया था, और यूके का एक थिंक टैंक है और सिंगापुर, इन दोनों ने मिलकर ये इसको स्टार्ट किया था। तो देखिए एक और जो फैक्ट है वो याद आ गया, इसी के एवज में रायसेना हिल्स हमने भी एक स्टार्ट किया है। हमारे देश में एक हुआ था रायसेना हिल्स, हमारे शायद प्रेसिडेंट हाउस है यहाँ पे रायसेना हिल्स। तो यहाँ पे क्या है, रायसेना हिल्स में भी हमने अपने सार्क रीजन के, अपने आसपास के एशिया के रीजन को सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के लिए डेलिब्रेशंस के लिए हमने भी एक स्टार्ट किया है जिसका नाम है रायसेना हिल्स। संग्राइल जो डायलॉग है उसके साथ साथ उसको देख के हमने ये स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इनकी डिटेल्स में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सिंपल। वो पूछ लेंगे कि संग्राइला डायलॉग है क्या, 4 ऑप्शंस देंगे कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एशिया पैसिफिक के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक समिट होता है। और वो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रायसेना हिल्स जो है वो हमने इसको स्टार्ट किया और हमारे रीजन के रिलेटेड यानी एशिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक समिट होता है, उससे रिलेटेड ये है। दूसरा जो हेग कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या होता है? देखिए हमने हेग कोड ऑफ कंडक्ट ज्वाइन किया था जून के अंदर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल है वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए, किसी रोग कंट्री जैसे कि ये लोग जैसे कि नॉर्थ कोरिया और जो पूरे वर्ल्ड के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नहीं मानते उनके हाथों में ना पड़ जाए। उसके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हमने ज्वाइन किया और इसीलिए बस ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्या इंडिया इसका मेंबर है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मेंबर है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या पाकिस्तान, चाइना वगैरह हैं वो इसके मेंबर हैं क्या नहीं है? नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, ईरान और इजराइल ये चारों देश इसके मेंबर नहीं हैं। तो 3 ही क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। और तीसरा ये है MTCR, हमने MTCR भी ज्वाइन किया। ये भी इसी से रिलेटेड है, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जो ये मिसाइल वगैरह है उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। हम इसके 45वें कंट्री बने और चाइना 45वें मेंबर हम इसके बने, चाइना अभी भी इसका मेंबर नहीं है। तो इसका फ़ायदा देखिए हमें काफ़ी होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। जैसे हम रसिया और हम मिलकर एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, देखिए उस ब्रह्मोस मिसाइल को हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो फिर हमें अब छूट मिल जाएगी, या फिर हमें कोई भी और भी टेक्नोलॉजी मिसाइल से रिलेटेड किसी दूसरे देश से लेनी है तो भी हमें आसानी होएगी। तो हमें इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे MTCR के। MTCR में जुड़ने के बाद में उम्मीद की जा रही है कि हमें जो NSG है उसकी मेंबरशिप भी मिल सकती है, और जो NPT हमने साइन नहीं की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, उसमें भी अब हमें छूट मिलेगी। यानी जो अभी क्या है, हम पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी
कि आप कोई भी देश हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो यूरेनियम है वो ट्रांसफर या नहीं कर सकता है, फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी एनपीटी साइन नहीं की। तो कम से कम ये अच्छी शुरुआत है एमटीसीआर में हमें साइन करना। और कौन कौन से हैं इसमें? एनएसजी है और वेस्टर्न अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। एनएसजी आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड है, और बाकी जो है वो भी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। और जो वेस्टर्न अरेंजमेंट है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड है, और दूसरा जो ऑस्ट्रेलियन है वो ड्यूल यूज से रिलेटेड है। एससीओ का समिट हुआ है उज्बेकिस्तान में, जून 2016 में हुआ था। तो एससीओ तो हम कल डिस्कस कर ही लेंगे, सारा का सारा पूरा डिस्कस कर लेंगे। उज्बेकिस्तान में ये समिट हुआ था और इंडिया अब इसका मेंबर है। अब एससीओ के 8 मेंबर्स हैं और इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल चुकी है। पहले ऑब्जर्वर थे लेकिन अब ये मेंबर बन चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो 8 मेंबर हैं अभी एससीओ के। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज देखिए 3 देशों के बीच में होती है, एक इंडिया, एक यूएस और एक जापान। और ये देखिए ये एक्सरसाइज हुई थी जापान में, हुई थी ये पिछले साल जून में। तो बस क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा, मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश शामिल हैं। वो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो बस आज के डिस्कशन में बस इतना ही, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए अब थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएंगे। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।